Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be looking into the current affairs of 28th June. तो शुरू करते हैं, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं. हमारा पहला टॉपिक है GS1 से सोसाइटी में से ऑन द मार्जिन विथ फुल इक्वालिटी स्टिल आउट ऑफ रीच. तो यहाँ पे हम एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे द हिंदू का, जिसमें मेनली LGBTQ जो कम्युनिटी है उसके राइट्स की बात की हुई है. देन GS2 में से इंटरनेशनल रिलेशन से हमारे पास दो इश्यूज हैं. पहला, भूटान सीक्स हेल्प. तो भूटान में डेल्टा वेरिएंट जो है कोविड का वो पहुंच गया है और भूटान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोविड वैक्सीन्स की. तो भूटान सीक्स हेल्प, दिस आर्टिकल विल बी डिस्कस्ड हियर. लेबनान फेसेस राइट्स. तो लेबनान में क्या इश्यूज चल रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं, राइट्स क्यों हो रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ओवर द वर्ल्ड, इसको डिस्कस करेंगे. देन GS3 में हमारे पास इकोनॉमी में गवर्नमेंट फेसेस टफ चॉइस ऑन इंटरेस्ट रेट्स. हमें पता है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में आज की डेट में और इसी के ऊपर गवर्नमेंट चाह रही है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दे. तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास क्या क्या चैलेंजेस गवर्नमेंट को फेस करने पड़ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. देन सिक्योरिटी में से ड्रोन अटैक्स ऑन IAF स्टेशंस. तो ड्रोन अटैक हुआ है रिसेंटली एक इंडियन एयरफोर्स के जम्मू कश्मीर स्टेशन पे. तो ये क्या है, इस पूरे इशू को डिस्कस करेंगे. GS4 में से एक आर्टिकल है आज हमारे पास, पावर ऑफ अपोलॉजी. ये हिंदू का ही एक एडिटोरियल है और इसको हम इंटरनेशनल एथिक्स से रिलेट करके पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं, आगे बात करते हैं. सबसे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी. In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. तो जैसा कि कोट कह रहा है कि हमें हमारे फियर ऑफ फेलियर से बड़ा हमें अपनी डिज़ायर को रखना है ऑफ सक्सेस. देखो कई बार ऐसा होता है कि UPSC में हमें लगता है कि होगा या नहीं होगा, इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं है, पर हमें उस फियर ऑफ फेलियर से ऊपर उठना ही पड़ेगा, तभी हम अपने गोल पे फोकस कर पाएंगे. सो ऑल इट सेज इज़ यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल रैदर देन फोकसिंग ऑन योर फियर ऑफ फेलियर. तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन. सबसे पहला आज का आर्टिकल जो है ये द हिंदू का एडिटोरियल है, ऑन द मार्जिन्स विथ फुल इक्वालिटी स्टिल आउट ऑफ रीच. तो देखो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में बात क्या की हुई है, LGBTQ ये जो कम्युनिटी है जो बेसिकली इसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर, ये जो कम्युनिटी है इसके राइट्स की बात की हुई है इस पूरे आर्टिकल में. और इसमें एक चीज़ मैं आपको बेसिकली कॉमन क्या कही हुई है ये बता देती हूँ. इसमें कहा है कि जुडिशरी ने हालांकि इस कम्युनिटी को राइट्स दिए हैं, जो सेक्शन 377 था उसको स्क्रैप आउट करके सेक्शन 377 को LGBTQ को जुडिशरी ने तो राइट्स दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इसको राइट्स नहीं दिए, सिविल सोसाइटी ने अभी तक इनको एक्सेप्ट नहीं किया है. तो ये पूरा इशू यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. इसमें जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि LGBTQ कम्युनिटी जो है इसको अमेरिका जैसी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 1970s में ही इसके रिगार्डिंग बातें स्टार्ट हो गई थी, इस इशू के रिगार्डिंग बातें स्टार्ट हो गई थी और राइट्स की बात हो रही थी LGBTQ कम्युनिटी की. हमारे यहाँ अब जाके इसकी बातें स्टार्ट हुई है 2018 में. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 377 को हम स्क्रैप आउट करते हैं और ये जो LGBTQ कम्युनिटी है और ये जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको हम डिक्रिमिनलाइज करते हैं. लेकिन फिर भी आज भी जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उसके ऊपर प्रतिबंध है, ठीक है. उसके ऊपर गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई लॉ नहीं बनाया है कि इनको किस तरह से डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा सेम सेक्स मैरिजेस को. तो इस पूरे आर्टिकल में ऑथर कह रहे हैं कि कम्युनिटी जो है ये वाली ये अभी तक भी स्टिग्मेटाइज्ड है, ठीक है. अभी भी सोसाइटी इनको एक अलग नज़र से देखती है. हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, हर ट्रेंड के अकॉर्डिंग बदलने के योग्य है, अडेप्टेबल है, लेकिन फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इसमें लिबरल राइट्स की बात की हुई है, फंडामेंटल राइट्स की बात की हुई है, एक्चुअल में आज भी वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे हैं. ये बात की हुई है इस पूरे आर्टिकल में, ठीक है. तो इसमें मेनली यही बात की हुई है. हम इस आर्टिकल को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझते हैं. सबसे पहले सेक्शन 377 की बात करते हैं. IPC का सेक्शन 377 जो है ये कॉलोनियल एरा का लॉ था, ठीक है. इसमें जो भी अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी है
इसको बैन किया हुआ था, क्रिमिनलाइज किया हुआ था। सेक्शन 377 को स्क्रैप किया गया। अच्छा, इस सेक्शन 377 में जो कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी होती है बिटवीन द अडल्ट्स ऑफ सेम सेक्स, वो भी आती थी, तो इसको भी बैन किया हुआ था। सेक्शन 377 को स्क्रैप आउट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन 2018, ठीक है, ये कहते हुए कि ये जो है ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, ठीक है। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? राइट टू इक्वालिटी की, फंडामेंटल राइट की। अब यहाँ पे पूरी चीज़ समझें उससे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जो होमोसेक्सुअल पीपल है, LGBTQ कम्युनिटी है उसको। सबसे पहला है हेट्रोसेक्सुअलिटी। हेट्रोसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है? हमारी सोसाइटी के लिए जो नॉर्मल है वो हेट्रोसेक्सुअलिटी है, यानी कि हमारी सोसाइटी एक फैमिली को किस तरह देखती है? एक हस्बैंड होगा जो मेल होगा बायोलॉजिकली, और एक वुमेन होगी, वाइफ होगी जो वुमेन होगी या फीमेल होगी बायोलॉजिकली। इस तरह से देखा जाता है पूरी सोसाइटी को। होमोसेक्सुअलिटी को देखने का एक नज़रिया ही नहीं है हमारी सोसाइटी के पास, ठीक है, और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है होमोसेक्सुअल पीपल को, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ सोशल स्टिग्मा भी इनके साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद इनइक्वालिटी इनको फेस करनी पड़ती है हर जगह, वायलेंस फेस करना पड़ता है, चाहे फिर वो अपना घर हो, चाहे या फिर वो वर्क प्लेस हो, या फिर सोसाइटी हो, ठीक है, इन सभी जगह पे ये फेस करना पड़ता है इनको। देन डिप्राइव्ड इन राइट्स, तो इनको इनके राइट्स ही नहीं मिलते, जैसे कि राइट टू हेल्थ, ठीक है, हेल्थ एक्सेस इनको नहीं मिलता, ठीक है। अगर ये कुछ कंप्लेन करने जाते हैं अगेंस्ट एनी असॉल्ट, ठीक है, अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, तो कई बार ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि पुलिस ही इनको हरास करती है, ओके। फिर इसके बाद सोसाइटी से भी इनको आइसोलेशन फेस करना पड़ता है, सोशल एक्सेप्टेंस ही नहीं है इनका, ठीक है। इनफैक्ट आज भी हम 2021 में आ चुके हैं, ठीक है, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी इनको देखकर इनका मजाक ही उड़ा रही है, ठीक है। और इसके अलावा फैमिली में खुद की फैमिली में उनको कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है, इनकी खुद की फैमिली इनको इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती। इनफैक्ट कई केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ इनकी फैमिली इनको अबेंडन कर देती है, ओके। फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है वर्क प्लेस पे, ठीक है। वर्क प्लेस पे हालांकि ट्रांसजेंडर्स और इन सब का आजकल इंक्लूजन हो रहा है वर्क प्लेस में, लेकिन फिर भी वर्क प्लेस पे इनको कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं। देन एडिक्शंस, देखो क्योंकि इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस होती है, मेंटल प्रेशर बहुत होता है, स्ट्रेस होता है, एक फियर होता है मिसिंग आउट का, तो इसको लेकर ये कई सारे एडिक्शंस में फंस जाते हैं, जैसे ड्रग अब्यूज़ में फंस जाते हैं। फिर विक्टिम्स ऑफ हेट क्राइम, तो कई बार हेट क्राइम्स के विक्टिम बन जाते हैं। मैंने बताया हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे इनके ऊपर हमेशा से HIV का खतरा बना रहता है, ठीक है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस का। ऊपर से इनके पास राइट टू हेल्थ भी उतना नहीं है, एक्सेस नहीं है इनके पास हेल्थ केयर सिस्टम का। देन पुलिस कई बार देखा जाता है कि इनको हरास कर रही है, सोशल एक्सेप्टेंस की कमी है, लीगल राइट्स इनके पास प्रॉपरली नहीं है, ठीक है, कोई भी एक्ट नहीं है प्रॉपरली इंडिया में जो इनके राइट्स को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करे, ठीक है। फिर इसके कारण सब्सटेंस अब्यूज, वायलेंस, आइसोलेशन और मेंटल इलनेस का फेस करना पड़ता है, और इन सब के कारण क्या होता है? एक्सक्लूजन एंड पॉवर्टी, ओके। अब मैं बात करती हूँ कि क्या क्या केसेस ऐसे इंडिया में हुए हैं, लीगल केसेस की बात करूंगी कि किस किस केस में जो इनसे रिलेटेड हैं इनकी बात करते हैं। सबसे पहले आया था नास फाउंडेशन केस, ठीक है, ये आया था 2003 में। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि हम सेक्शन 377 को अपहोल्ड नहीं करते हैं, हम इसको स्क्रैप करते हैं क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। देन आया इसके बाद सुरेश कुमार कौशल केस, ठीक है, सुरेश कुमार कौशल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जो फैसला था उसको रद्द कर दिया और बोला नहीं, सेक्शन 377 जो है वो अपहोल्ड हम करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट आया KS पुट्टास्वामी केस, ठीक है, जो आप सभी को पता है ये प्राइवेसी से रिलेटेड केस है, राइट टू प्राइवेसी जिसमें आया था। KS पुट्टास्वामी केस में बोला गया कि जो बॉडीली इंटीग्रिटी है और बॉडीली ऑटोनॉमी है, ये राइट टू प्राइवेसी का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। किसी भी पर्सन को अपनी बॉडी को किस तरह से यूज करना है, क्या उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगा, ये उस पर्सन का राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद सबसे बड़ा केस आता है नवतेज जौहर, ठीक है, नवतेज सिंह जौहर केस आता है, ये 2018 का केस है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सेक्शन 377 को स्क्रैप करते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं क्योंकि ये आर्टिकल 14, 15 को वायलेट करता है, ठीक है, ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। अब देखो यहाँ पे एक जंग छिड़ गई, ठीक है, इसमें जंग छिड़ गई ट्रेडिशनल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी राइट टू इक्वालिटी की बात करती है, इंडिविजुअल के राइट्स की बात करती है, जबकि ट्रेडिशनल मोरालिटी रिलीजन की बात करती है, ओके। अब इसके बाद
यहाँ पे माना कि 377 को स्क्रैप करके जुडिशरी ने अपना काम कर दिया कि उन्होंने बोला कि हम होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, डिक्रिमिनलाइज करते हैं। इसके बाद बात हुई कि सेम सेक्स मैरिजेस का क्या। ठीक है, आपने ये तो डिक्रिमिनलाइज कर दिया कि होमोसेक्सुअलिटी अलाउड है, लेकिन सेम सेक्स मैरिजेस का क्या। तो सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर एक पिटिशन गई, ठीक है, कोर्ट में। उसमें पिटिशनर ने कहा कि जब हिंदू राइट्स जो है, हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, वो मैरिज को एक यूनियन मानते हैं दो सोल्स का, तो सोल का तो कोई जेंडर नहीं होता, कोई सेक्स नहीं होता, तो इस केस में आप होमोसेक्सुअल पीपल को किस तरह से मना कर सकते हो मैरिजेस से। ठीक है, तो इस पे सेंटर ने कहा कि नहीं, जुडिशरी ने हालांकि होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ किया है, लेकिन फिर भी इंडिया का जो इंडियन फैमिली यूनिट कंसेप्ट है, उसमें होमोसेक्सुअलिटी फिट नहीं बैठता, क्योंकि इंडिया में फैमिली का मतलब होता है एक मेल और एक फीमेल का यूनियन, जिससे कि फिर चिल्ड्रन रिप्रोड्यूस हो। ठीक है, लेकिन सेम सेक्स मैरिजेज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जो सेम सेक्स मैरिजेज हैं, इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर के अगेंस्ट जाती है, इसलिए हम अभी सेम सेक्स मैरिजेज को लेकर कोई लॉ नहीं बनाएंगे, ये कहा है यूनियन ने। तो इसमें पूरा कुल मिला के ऑथर ही कह रहे हैं कि जुडिशरी ने तो अपना काम किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी चलो एक तरह से अपना काम किया। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन फिर भी राइट्स दे नहीं पा रहा है इन कम्युनिटीज़ को। ठीक है, उसके अलावा सेंटर भी इनको लेकर कोई एक्ट नहीं बना रही, कोई लॉ नहीं बना रही। इसके अलावा सिविल सोसाइटी भी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही जिस तरह से इनको करना चाहिए एक्सेप्ट। तो कुल मिला के इस कम्युनिटी को अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जुडिशरी तो अपना काम कर दिया, गवर्नमेंट को और सिविल सोसाइटी को अपना काम करना पड़ेगा। ये पूरा इस आर्टिकल में कहा हुआ है, पूरा कॉम्प्रहेंसिवली हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन है, डिस्कस द इश्यूज फेस्ड बाय LGBTQ कम्युनिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो इसमें आपको बताना है क्या इश्यूज फेस किए, ठीक है, क्या प्रेजेंट स्टेटस है इनका, ठीक है, क्या लीगल स्टेटस है इनका, ओके, क्या क्या केसेस इन्वॉल्व हैं, कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, ये सब कुछ आपको बताना है इसमें। ओके, और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, थोड़ा बहुत आप ये भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कि हमें सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, ठीक है, और हमें सोसाइटी को सेंसिटाइज करने के साथ साथ स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन में इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है, सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। ओके, इसके अलावा हमें इनको राइट टू हेल्थ देने की ज़रूरत है, इनके राइट्स को हमें इन्हें लौटाने की ज़रूरत है, एक स्पेशल लॉ की ज़रूरत है जो इनसे एक्सप्लिसिटली डील करे, इनके राइट्स को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करे। इस तरह से आप इसका वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। क्रिपल्ड बाय इंडियाज वैक्सीन एक्सपोर्ट बैन, भूटान सीक्स हेल्प। तो देखो इसमें क्या है कि भूटान अभी डेल्टा वेरिएंट के केसेस को एक्सपीरियंस कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखो, पहले अपन इसकी लोकेशन देख लेते हैं। यह है इंडिया, यह है भूटान। ठीक है, भूटान और इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं, और इंडिया से जो साउथ भूटान बॉर्डर है इंडिया से, यहाँ से जो डेल्टा वेरिएंट वाले केसेस हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं भूटान में, और भूटान में अब डेल्टा वेरिएंट के काफ़ी ज़्यादा केसेस हो गए हैं। लेकिन भूटान के पास उतना अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये भूटान मानता है, क्योंकि वो खुद एक छोटी कंट्री है। ठीक है, लैंड लॉक्ड भी है ऊपर से, तो एक छोटी कंट्री होने के कारण इसके पास उतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ओके, अब यहाँ पे भूटान हेल्प मांग रहा है कि हमें अब वैक्सीन की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, फर्स्ट डोज लगभग सबको लग गया है, सेकेंड डोज की बात की गई थी कि हम 12 to 14 वीक्स में सबको सेकेंड डोज देंगे। अब वो डेडलाइन खत्म हो रही है, लेकिन भूटान के पास वैक्सीन ही नहीं है। तो भूटान कई सारे देशों से वैक्सीन मांग रहा है। इसमें सबसे बड़ा भूटान के लिए सेटबैक है कि इंडिया की सेकेंड वेव जो आई, देखो सबसे पहले क्या हुआ था, वैक्सीन मैत्री जो हमारा प्रोग्राम चलाया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसमें भूटान को कई सारी वैक्सीन यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, लगभग 5.5 लाख कोविशील्ड के डोसेज यहाँ भूटान के पास पहुँचाए गए थे। इसके कारण इसमें कहा था मोदी जी ने कि हम आपको 12 से 14 वीक्स में सेकेंड डोज भी पहुँचाएंगे, लेकिन उतने में हमारे यहाँ सेकेंड वेव आ गई और हमारी खुद की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई। तब इंडिया ने अपनी जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव था उस पर रोक लगाई और एक्सपोर्ट बैन कर दिया वैक्सीन्स का। अब ऐसे में भूटान को ज़रूरत है वैक्सीन्स की, अब भूटान वैक्सीन्स कहाँ से लाए। ठीक है, तो इसके लिए भूटान सबसे हेल्प मांग रहा है। और यहाँ पे हमको ये चीज़ भी देखने वाली है कि भूटान ने ये भी कहा है कि हम मिक्सिंग के लिए भी तैयार है, मिक्सिंग एंड मैचिंग के लिए भी, अगर कोई कंट्री हमारी हेल्प करती है तो। लाइक अगर पहले कोविशील्ड लगा था तो अभी हम मिक्स मैच करके दूसरी जो वैक्सीन है वो भी लगाने को तैयार है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि यूएस ने भी कहा था कि हम भी कुछ वैक्सीन्स प्रोवाइड करेंगे एशियन कंट्रीज़ को, लेकिन यूएस ने अभी तक भी ये क्लियर नहीं किया है कि कब तक ये वैक्सीन्स प्रोवाइड करेंगे वो। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। अब यहाँ पे हम भूटान इंडिया रिलेशंस थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, भूटान की लोकेशन मैंने आपको बता दी। सबसे पहली बात कि भूटान इंडिया का एक बहुत बढ़िया अलाय है। ठीक है, एकदम लॉयल अलाय जिसको कहते हैं ना, वो है।
1968 में इनके रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए थे। एक इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी है, ठीक है, फ्रेंडशिप ट्रीटी। ये जो ट्रीटी है ये बहुत काम की ट्रीटी है इंडिया के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि इंडिया और भूटान दोनों ही अपनी टेरिटरीज को यूज़ नहीं होने देंगी एक दूसरे के नुकसान के लिए, ठीक है। इनफैक्ट चाइना से आज तक भी भूटान ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनाए हैं। जहां बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सभी लोग चाइना के वन बेल्ट वन रोड में शामिल हो रहे हैं, भूटान ने शामिल होने से मना कर दिया इसमें। इनफैक्ट डोकलाम वाला इशू भी हमने देखा था जिसमें इंडिया ने बिल्कुल आगे बढ़कर भूटान का साथ दिया था चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज जो है इसका रिलेशन है इंडिया और भूटान में। देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज जो भूटान प्रोड्यूस करता है, जिससे मेजरली भूटान की इकोनॉमी चलती है, मेजरली इसका जो बायर है, पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज जो भूटान है उसका जो मेजर बायर है वो इंडिया है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो भी इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री भूटान को देती है, ठीक है। अब इसमें कंसर्न्स भी हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि भूटान में कई बार ये देखा जाता है कि भूटान के लोगों में एक धारणा ये है कि इंडिया हर बार फॉरेन रिलेशंस को लेकर हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच करता है, जैसे इंडिया हमें चाइना से रिलेशंस नहीं बनाने देता। दूसरा ये भी है कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया भूटान का, ठीक है, इकोनॉमी उनकी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, और मेजर कॉज इसका है कि इंडिया मेजॉरिटी अपना एक्सपोर्ट करता है भूटान में और वहाँ से मेजरली इम्पोर्ट करता है। तो इम्पोर्ट बहुत कम करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ये कॉजेज ऑफ कंसर्न है। तो अब हमें इस यहाँ पे ये भी एक इशू आ गया, ठीक है, कोविड की वैक्सीन भी एक इशू आ गई अब कॉज ऑफ कंसर्न में। तो हमें ध्यान रखना है कि हम बॉसी ना दिखे यहाँ पे, ठीक है, इंडिया बॉसी ना दिखे, क्योंकि एक बहुत अच्छा एलाय है भूटान हमारा और जेन्युइन एलाय है। तो यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए उसको साथ लेके चलने की इंक्लूसिव तरीके से, और एक बैलेंस हो जाए अगर तो बहुत अच्छा रहेगा बिटवीन इंडिया की जो नीड्स हैं अभी कोविड को लेकर और भूटान की जो नीड्स हैं, ठीक है। क्योंकि एक देखो, भूटान लैंडलॉक्ड भी है और भूटान जो है वो इंडिया को एज अ फ्रेंड देखता है, और इसीलिए भूटान ने चाइना जैसी कंट्रीज से रिलेशन नहीं बनाए हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से मानता है कि हम डिपेंडेंट हैं इंडिया के ऊपर, और वो रिलाई भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं। तो भूटान से अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की हमें ज़रूरत भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ, राइट्स इन लेबनान ओवर इकोनॉमी। लेबनान की लोकेशन देख लेते हैं सबसे पहले। देखो, ये है हमारा वेस्ट एशिया, ठीक है, यहाँ पे इजराइल पैलेस्टीन है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है छोटा सा, ये है लेबनान, मेडिटेरियन सी को टच करता है, ठीक है, लैंडलॉक नहीं है, याद रखना। और किस किस कंट्री को टच करता है? सीरिया को टच करता है, पैलेस्टाइन एंड इजराइल को टच करता है, ठीक है। और यहाँ पे गोलन हाइट्स भी हैं, ठीक है, ये याद रखना, जो बीच में न्यूज़ में भी थी। तो अब लेबनान में क्या हो रहा है? लेबनान में राइट्स फेस करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को, और प्रोटेस्ट बहुत हो रहे हैं लेबनान में। क्यों? सबसे पहले पिछले साल से ही ये इकोनॉमिक क्रंच लेबनान में फेस करना पड़ रहा है इनको। इनकी करेंसी जो है वो काफ़ी डिप्रिशिएट हो गई है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे करप्शन के बहुत ज़्यादा एलिगेशन है पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, ठीक है। तीसरी चीज़, पिछले साल इकोनॉमिक क्रंच बहुत ज़्यादा हुआ था। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिसके कारण एनवायरमेंटलिस्ट भी उखड़े हुए हैं गवर्नमेंट से। फॉरेस्ट फायर्स को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, व्हाट्सएप जो भी यूजर हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो पब्लिक और भड़क गई, एक ट्रिगर का काम किया इसने कि क्या भाई व्हाट्सएप यूज़ करने में भी टैक्स लगेगा, अब तो हमसे ही सारा पैसा ले लोगे क्या। तो इस तरह से यहाँ पे, और एक और सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे, जो आगे चल के बड़ा कारण बना इस प्रोटेस्ट का, पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ का, ठीक है। यहाँ पे कन्फेशन सिस्टम चलता है, मतलब यहाँ पे पूरी डेमोक्रेसी नहीं है जैसे हमारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ रिपब्लिक डेमोक्रेसी है कि हमारे यहाँ कोई भी पर्सन जो भी है, अगर वो इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, तो वो प्रेसिडेंट तक भी बन सकता है। कोई पास्ट हिस्ट्री, कोई रिलीजन, कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, ठीक है, कोई जेंडर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे डिसाइडेड है कि जो क्रिश्चियन है, एक क्रिश्चियन पर्सन ही यहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकता है, एक सुन्नी मुस्लिम ही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, एक शिया मुस्लिम ही यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्पीकर बन सकता है। तो इस हिसाब से पॉपुलेशन के रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम डिफाइंड है। तो इसके अगेंस्ट भी अब वहाँ की पब्लिक खड़ी हुई है। तो ये पूरा इशू था। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें और ध्यान रखनी है कि यहाँ की जो मेजर प्लेसेस हैं, जैसे एक है त्रिपोली, ठीक है, त्रिपोली, ठीक है, फिर उसके बाद बेरूत,
जो यहाँ की कैपिटल है, और सिडोन, ये यहाँ की मेन प्लेसेस हैं जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये तीनों प्लेसेस याद रखनी है कि कहाँ पे है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, त्रिपोली जो है ये लिबिया एक कंट्री है अफ्रीका में, उसकी कैपिटल भी है त्रिपोली नाम की ही। और लेबनन जो है, लेबनन में एक अलग सिटी है त्रिपोली नाम की, तो ये याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो करेंसी डिप्रिसिएशन की मैंने बात करी, वो इतनी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गई है कि यहाँ पे 18,000 पाउंड्स मिलके एक US डॉलर बना रहे हैं। ओके, और यहाँ पे अब कोविड है, तो कोविड के कारण मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही हैं, फ्यूल नहीं है, ठीक है, मेडिकल प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो इसके कारण पब्लिक और ज़्यादा एंगर में आ गई है। तो इसके कारण ये पूरे राइट्स हो रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो हमारा नेक्स्ट इशू है गवर्नमेंट फेसेस अ टफ चॉइस ऑन इंटरनेट रेट्स। तो देखिए, हम सभी को पता है कि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इन्फ्लेशन हमारे यहाँ 6.3% को टच कर गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है कि जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट्स को कट कर दिया जाए तो गवर्नमेंट को इसके लिए कम पे करना पड़ेगा, RBI को इसके लिए कम पे करना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट और RBI है इनके ऊपर जो बर्डन है इनका इंटरेस्ट रेट्स पे करने का स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का, वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स को कट करती है गवर्नमेंट यहाँ पे, तो एक चीज़ होगी यहाँ पे कि पहले ही हमारे यहाँ डिमांड नहीं है, ठीक है, डिमांड पहले ही नहीं है। अब डिमांड कम है, सप्लाई भी कम है, इसके कारण इकोनॉमी भी नहीं चल रही है। तो अगर हमें डिमांड को बढ़ाना है तो हमें इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर पब्लिक अपसेट हो जाएगी, ठीक है। एक अनपॉपुलर सा मेजर हो सकता है ये। ऐसा पहले भी हुआ था, ठीक है, जब बंगाल इलेक्शंस चल रहे थे तब भी गवर्नमेंट ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पे रेट कट करने की बात की थी, लेकिन उसको तुरंत विड्रॉ कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके कारण आउटरीच देखने को मिला था पब्लिक की साइड से गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि गवर्नमेंट ने अभी भी थोड़े टाइम पहले भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ निकाली, लेकिन उसके लिए कोई बायर ही नहीं मिल रहा था। तो गवर्नमेंट को ये तो समझ आ गया कि मार्केट से अभी बोरो करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए। तो ये पूरा इशू था, ठीक है। बेसिकली आपको बस ये समझना है कि इंटरेस्ट रेट्स कट करने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमी पे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। सस्पेक्टेड ड्रोन अटैक ऑन IAF जम्मू स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है जम्मू में जिसमें ड्रोन अटैक हुआ है, ठीक है। अब इसको माना जा रहा है कि ये टेररिस्ट अटैक है क्योंकि इसमें एक्सप्लोजिव्स भी थे, ठीक है, और एक्सप्लोजन भी हुआ है, 2 छोटे एक्सप्लोजन भी हुए हैं। तो यहाँ पे पूरी इसके अंतर्गत इसमें FIR भी दर्ज की गई है UAPA में, ठीक है। और ड्रोन अटैक अब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ये पूरा इशू हमको समझने की ज़रूरत है। नए टेरर टूल के फॉर्म में इसको यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि पहली चीज़ तो ये रडार से अनडिटेक्टेड रहते हैं क्योंकि बहुत नीचे उड़ते हैं तो रडार्स में आ नहीं पाते। दूसरी चीज़ ये कि इनको ड्रग्स को स्मगल करने, वेपन्स को स्मगल करने और एरियल सर्विलेंस के लिए भी इन्हें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा ये जो हमको समझने की क्या ज़रूरत है यहाँ पे कि ड्रोन्स को किस तरह से ये ड्रोन्स एक नया खतरा बन गए हैं, ठीक है, एक न्यू थ्रेड बन गए हैं इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए। अब ड्रोन्स क्यों इतना बड़ा खतरा बन रहे हैं? पहली चीज़ तो ये है कि ये कम हाइट पे उड़ते हैं, इसलिए ये अनडिटेक्टेड रह जाते हैं रेडार से, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दूसरी चीज़, इनकी कॉस्ट भी कम है कन्वेंशनल जो आर्म्स होते हैं, वेपन्स होते हैं उनसे। तीसरी चीज़, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा एक चीज़ और कि इसको यूज़ करना बहुत इजी है, प्रोक्योर करना, खरीदना बहुत इजी है और ऑपरेट करना भी बहुत इजी है। ओके, इसके अलावा एक चीज़ और कि जो पर्सन इसको यूज़ कर रहा है, जो पर्सन इससे अटैक कर रहा है सामने, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो दूर बैठा बैठा यहाँ पे अटैक कर सकता है ड्रोन से, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि लास्ट ईयर सऊदी अरेबिया में एक ऑयल कंपनी थी, उस पर भी अटैक हुआ था। तो तब से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई कि क्या ड्रोन्स का यूज़ अब टेरर अटैक्स के लिए भी होगा। तो वहाँ पे हाउथी रिबल्स जो हैं यमन के, उन्होंने अटैक किया था। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यमन वाला क्या इशू है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में ये अगर टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है वर्ल्ड के लिए। ओके, अब यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि DRDO या इंडिया की क्या तैयारी है ड्रोन से काउंटर करने के लिए, ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए। तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जो एड्रेस किया था पूरे नेशन को इंडिपेंडेंस डे पे, उस दिन भी DRDO ने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी उस दिन के लिए स्पेशली, जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी थी, जो शॉर्ट रेंज के लिए काम करती थी। तो इस तरह से ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे पास तैयार है। दूसरा, नेवी जो है वो स्मैश 2000
ये जो है ये काउंटर करने की टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स को, इसको भी खरीदने वाली है। तो इस तरह से ये सारी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ और कि 2019 में हमने देखा था कि 167 ड्रोन अटैक्स हुए थे इंडिया में, ओके, और 2020 में हमने देखा कि अभी तक 77 अटैक्स हुए थे 2020 में। तो इस तरह से हमें ड्रोन्स वाली जो टेक्नोलॉजी है इसको कर्व करने की ज़रूरत है। अब देखो टेक्नोलॉजी जो है इसके पॉजिटिव साइड भी होती है और नेगेटिव भी साइड होती है। ड्रोन्स बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कई सेक्टर्स में, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, ओके, सर्विलेंस का काम हो गया फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, वाइल्ड फायर्स को रोकना हो गया, और भी कई सारे, एग्रीकल्चर को मॉनिटर करना हो गया। ये सारे तरीकों के लिए ड्रोन्स यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन ड्रोन्स का नेगेटिव यूज़ भी है जो हमने देखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट इशू है ये इंटरनेशनल एथिक्स से, मैंने इसको कनेक्ट किया है, वैसे तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस का इशू है, ठीक है। तो देखो, पावर ऑफ एन अपॉलॉजी, इस एडिटोरियल में ये कहा गया है कि कई सारे जेनोसाइड्स हुए हैं हिस्ट्री में, जैसे कि अर्मेनियन जेनोसाइड हुआ है, ओके, फिर रुआंडन जेनोसाइड हुआ है, नामीबियन जेनोसाइड हुआ है। तो ये सारे कई सारे जेनोसाइड्स हुए हैं हमारी हिस्ट्री में। जैसे कि अर्मेनियन जेनोसाइड जो है उसमें मेनली टर्की की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। यूएस ने भी रिसेंटली माना है कि टर्की रिस्पॉन्सिबल था अर्मेनियन जेनोसाइड के लिए, लेकिन टर्की नहीं मानता है ये बात, ठीक है। रुआंडन जेनोसाइड के लिए माना फ्रांस ने कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। अब ये जेनोसाइड क्या है छोटा छोटा बता दूंगी मैं, ठीक है। नामीबिया में जो जेनोसाइड हुआ उसके लिए जर्मनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ हमने माना कि ये हुआ है, ठीक है। तो ऑथर ये कहते हैं कि जो ये कंट्रीज मान रही है ना, जो अपॉलॉजी ले रही हैं, ये एक अच्छा स्टेप है इंटरनेशनल एथिक्स में। तो पहले मैं बताती हूँ रुआंडन जेनोसाइड क्या था। इसमें क्या था, मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है, मे एंड के आप डीएनए देखिएगा, डेली न्यूज़ एनालिसिस, उसमें मैंने ये समझाया हुआ है। हुती और तुत्सी ये दो कम्युनिटीज़ हैं रुआंडा में, ठीक है। जो हुती है वो मेजॉरिटी है, तुत्सीज जो है वो माइनॉरिटी है। तो इनके बीच में झड़प थी और हुती जो थे वो मेनली प्रोसिक्यूट कर रहे थे तुत्सीज को, और हुतू गवर्नमेंट थी वहाँ पे। तो फ्रांस गवर्नमेंट जो थी उसने हुतू गवर्नमेंट का साथ दिया था इस जेनोसाइड में, ये फ्रांस गवर्नमेंट ने माना है अभी, और बोला है कि हम इसके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी हैं। ये 1994 का जेनोसाइड है। वैसे ही नामीबियन जेनोसाइड जो है ये 1904 से 1908 के बीच में हुआ था। और जर्मनी ने माना है कि जर्मनी जो थी तब कॉलोनाइजर थी नामीबिया की, और जर्मनी ने कई सारे इनके ऊपर अत्याचार किए। नामीबिया के मेनली नामा ट्राइब और हरेरो ट्राइब थी, ठीक है। हरेरो एक बार याद चेक कर लेना, हरेरा या हरेरो ट्राइब थी। इसको, इन ट्राइब्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुए थे, जीनोसाइड हुआ था। तो जर्मनी ने भी इसको माना है और अपॉलॉजी भी मांगी है, और अब इन कम्युनिटीज़ के लिए वो एड भी दे रहा है, हेल्प भी कर रहा है। तो ये देखो, अब यहाँ पे हमको समझना क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल एथिक्स क्या है। देखो, इंटरनेशनल एक साइड होता है नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म में हम कैसे देखते हैं नेशनलिज्म को, कि हम सब जो एक नेशन के सिटीजन हैं वो हम सब एक भाई बहन जैसे रहते हैं, ठीक है, ब्रदरहुड का रिलेशन है, और हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो हमारे नेशन का इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरनेशनल एथिक्स बात करता है पूरे वर्ल्ड वाइड की, वसुधैव कुटुंबकम की, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की। इसमें ये बात करता है कि वी ऑल आर अ फैमिली, ओके, और हमारी कुछ एक दूसरे के प्रति कुछ ऑब्लिगेशन है, एथिकल ऑब्लिगेशन है। और इस एथिकल ऑब्लिगेशन को आप इस अपॉलॉजी वाली टॉपिक से रिलेट कर सकते हो, कि किस तरह से कंट्रीज अब आ रही हैं सामने और अपॉलॉजी मांग रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं कि हाँ हमारे कारण कुछ गलतियां हुई है, कुछ गलत चीज़ें हुई हैं हमसे इन द हिस्ट्री, एंड वी अपॉलोजाइज एंड वी होल्ड आवरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। अब इसमें ऑथर ने बताया कि क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इस अपॉलॉजी मांगने के, जैसे कि कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट पैदा हो रहा है, रिलेशंस सुधर रहे हैं। दूसरा, पब्लिक जो है इसको रिकॉग्नाइज कर रही है, और जो विक्टिम्स हैं, जो विक्टिम कम्युनिटीज हैं, उनको एक जस्टिस वाली फीलिंग मिल रही है कि चलो ठीक है, एंड में आखिर में इन्होंने अपॉलॉजी तो मांगी, तो एक जस्टिस वाली फीलिंग आ रही है इनके बीच में।